नमस्कार, द रेड माइक की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले 10 साल के अपने शासनकाल में नरेंद्र मोदी सरकार की खास तौर से 2 मंत्रालयों में और साउथ में किस तरीके की परफॉर्मेंस रही है, ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके कुछ सवाल और उनके जवाब हर किसी को चाहिए। साउथ में किस तरीके से परफॉर्म करेगी नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स में और एक्सटर्नल अफेयर्स में सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है और क्या उपलब्धि रही हैं और क्या वो वीक पॉइंट्स रहे हैं जिससे आलोचना में घिरी रही है सरकार। इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ भी मुरलीधरन जी हैं, MOS एक्सटर्नल अफेयर्स एंड MOS पार्लियामेंट्री अफेयर्स। आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में मुरलीधरन जी। थैंक यू। मैं सबसे पहले सवाल पूछना चाहता हूं जिसमें मुझे ऐसे लगता है लोगों से बात करके जो समझ में आया है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो ये है कि अगर नॉर्थ में बीजेपी मैक्स आउट हो गई, आप देखिए राजस्थान में फुल मार्क्स आए, गुजरात में फुल मार्क्स, यूपी में अच्छा परफॉर्मेंस, बिहार में अच्छा परफॉर्मेंस, MP, छत्तीसगढ़, आप जहां देखिए ये पूरा जो है वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा। साउथ में उस तरीके की हम कहें इलेक्टोरल सेंध वो बीजेपी ने नहीं लगाई थी 2014 में भी और 2019 में भी। इस बार हम देखते हैं कि पिछले 5 साल में बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जोर लगाया है साउथ में अपनी पैठ जमाने के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, एक एक करके मैं स्टेट स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा और उनका जवाब आपसे मैं चाहूँगा। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ एक ओवरऑल पिक्चर, आपको क्या लगता है कि इस बार साउथ ऑफ इंडिया जो है वो बीजेपी के लिए कुछ चौंकाने वाले नतीजे प्रस्तुत कर सकता है? बिल्कुल, यानी साउथ में इस बार मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण भारत के सबसे बड़ी पार्टी के नाते, संख्या के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी के नाते उभरेगा। मतलब ऑल द 5 स्टेट्स? नहीं, ऑल द 5 स्टेट्स टुगेदर आई वुड से दैट इट विल बी द लार्जेस्ट और द बिगेस्ट नंबर। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन 5 राज्यों को एक साथ अगर जोड़ दें तो बीजेपी होगी आपके हिसाब से? और विथ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम एवरी स्टेट, यानी कर्नाटक में, आंध्र में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में और केरल में, सभी प्रदेशों में हमें इस बार रिप्रेजेंटेशन होंगे। और टोटल संख्या यदि गिनेंगे दूसरे किसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को जितना मिलेगा उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको क्यों है? क्योंकि एक एक करके अगर बात करें, योर होम स्टेट केरला, यहाँ पर आप जानते हैं कि ये गढ़ रहा है या तो UDF का या LDF का। व्हाई आर यू होपफुल? क्योंकि यहाँ तो बीजेपी की कोई परफॉर्मेंस तो छोड़िए, मतलब नहीं, बेस ही नहीं। ये तो बाहर के लोगों को ऐसे लगता है, लेकिन केरल में लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज इट इज़ समवेयर बिटवीन 15 to 18। ये कभी सत्ता में नहीं आया, कभी लोकसभा में कोई सीट जीता नहीं, एक ही बार विधानसभा में एक सीट जीता था, फिर भी हमारी वोट परसेंट कम नहीं होता है। ये मैं मानता हूँ कि वोट परसेंट एक्चुअली जो है वो ये 15-16 नहीं है, उससे ज़्यादा है, करीब 20-25 के बीच में है इस बार। नहीं, ये वोट है बीजेपी का, लेकिन वो पोल इसलिए नहीं होता था क्योंकि शायद बीजेपी का कैंडिडेट्स लोगों को लगता नहीं था कि सीरियस कैंडिडेट है। इस बार हमारे लगभग सारे सीट में, सारे 20 सीट जो है, 16 में हम लड़े, 4 में हमारी एलआई BDJS लड़े, सभी सीटों में एक ऐसे इन्फ्लुएंशियल नोन फेसेस ऐसे हमने इस बार लगाया। तिरुवनंतपुरम में राजीव चंद्रशेखर से लेके, त्रिशूर में सुरेश गोपी जैसे जो फिल्म स्टार है ऐसे लेके, पथनमथिट्टा में अनिल एंटनी है। और BDJS का जो प्रेसिडेंट है वो पहली बार लड़ा लोकसभा चुनाव में सीरियसली, तो इसलिए कुल मिला के हमारी वोट परसेंट बढ़ेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार केवल एक नहीं, ज़्यादा सीट बीजेपी को मिले।
अब देखिए ऐसा है, पोल परसेंटेज आप कह रहे हैं बीजेपी का जो है वो 15-1% के आसपास रहता है, हाँ। वोटिंग परसेंटेज था अभी 20 से 25 हो जाएगा। 20 से 25 हो जाएगा। आपको लगता है इतना काफी है चुनाव जीतने के लिए? नहीं नहीं, 20-25 का मतलब है कि 20-25 में हम पूरे प्रदेश में नहीं है। 20-25 जो टोटल स्टेट का 20-25 का मतलब कुछ स्थानों पर हमें 35 से ज़्यादा भी मिलेगा, तो जीतने के लिए इतना ही चाहिए। मैं आपको बताऊं ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, खासतौर से केरल के संदर्भ में। आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी दोनों हैं, पश्चिम बंगाल में 7 हैं, लेकिन केरल में वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और बहुत ही दुर्विरोधी है। और इसके पीछे जब सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि भाई अगर हम यहाँ पर भी एक हो जाएंगे तो वी आर क्रिएटिंग अ पोजिशन फॉर द बीजेपी टू बिकम द नंबर 2। हम उनको वो मौका नहीं देना चाहते। No, भले ही नंबर 1 नंबर 2 हम ही रहें। even if they don't like, people have now identified BJP as the main party. See, they have not done that, but Trivandrum for the last 2 elections, we have been number 2. Left is number 3. In 8 or 9 assembly constituencies, BJP was number 2 last time. So either the left or the Congress was pushed to the 3rd position. And this time in Lok Sabha election, I can definitely say very clearly there are 3 or 4 constituencies where we are either number 1 or number 2. 3 से 4 आपका अनुमान है केरल से बीजेपी को आएगा? Yes. ये आपका रियलिस्टिक असेसमेंट है या बहुत ही ज़्यादा विशफुल थिंकिंग है कि See, once the results come, you will know. अब साउथ का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा बीजेपी के टोटल शेयर में, क्योंकि उसी में सबका इंटरेस्ट है। देखिए हर जगह नॉर्थ में ये है कि यहाँ भी कम हो जाएगा, यहाँ भी, क्योंकि सैचुरेशन हो गया, मैक्सिमम हो गया, और यहाँ थोड़ी सी रिजल्ट एंटी इनकम्बेंसी भी होगी। ये एक अननोन टेरिटरी है, तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन मानते हैं? See, the thing is, that is why I said that the largest number will be from south. From among the parties, BJP will be the largest party. 5 स्टेट में मिला के। केरल से ही जुड़े हुए कुछ और सवाल पूछेंगे, उसके बाद एक एक करके आपका असेसमेंट बाकी स्टेट्स के बारे में भी जानेंगे। अब केरल में जो है, देखिए फिर से मैं लौट रहा हूँ, 20-25% अगर आप कहते हैं कि आपका वोट शेयर बढ़ेगा, यही असेसमेंट तमिलनाडु में भी बहुत सारे जो पोलस्टर्स हैं और चुनाव के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनका ये कहना है कि आप वोट परसेंटेज बढ़ा लेंगे, लेकिन वो उतना नहीं होगा जितने में आप चुनाव जीत जाएं। See, Tamil Nadu for the first time, BJP has a leader who is now accepted by the general Tamil voter, Annamalai. And he has been pulling everyone close to BJP. So, and he has become the face, one of the, I can say that he has become the second pole or alternate pole. Till now it was the Dravida parties, the so-called Dravida parties, either it is DMK or ADMK. Now DMK feels that, or the people feels that the real opposition leader is Annamalai. He has been bringing out the corruption in the Tamil Nadu government. So all these issues have brought BJP to the center stage. And I won't say that 38 seats we are going to seriously aim, but definitely we will have a good number of seats in Tamil Nadu also. और वो अन्नामलाई फैक्टर की वजह से होगा। हमने देखा प्रधानमंत्री भी जो है वो, I would say that, see, Annamalai factor is a complementary factor for what Prime Minister Narendra Modi is doing across the country. See, whether it is Kerala or Tamil Nadu, Prime Minister Narendra Modi enjoys tremendous support. See, even in Kerala, the support or the following for Prime Minister Narendra Modi is somewhere around 30%. But BJP was getting less than 20 in the earlier elections. Now we are expecting that we will reach somewhere between 20 to 25. But Prime Minister's following is even beyond that, above that.
The same thing is there in Tamil Nadu also. नहीं, लेकिन मुरलीधरन जी पहले केरल के बारे में Yeah. बात करें। देखिए, प्रधानमंत्री लोकप्रिय और उनकी लोकप्रियता और ये सारी चीजें, तो ये कोई नई फिनोमिनन तो है नहीं आपके लिए। 2014 में भी वो प्रधानमंत्री बने, 2019 में भी प्रधानमंत्री बने। 2024 में साउथ में ऐसा क्या हो रहा है उनकी लोकप्रियता को that is what लेकर के I'm जो saying. आप लोग See, इतने ऑप्टिमिस्टिक? 2014, the campaign was that, if you remember 2014, when Narendra Modi ji was announced as the Prime Minister candidate of NDA, what was the national narrative that Congress was setting? Congress said that Narendra Modi, people will not vote for him. So in 2014, our appeal was kick out UPA. 2019, what was the narrative? 2014 was a fluke. It is not going to repeat. But now the 10 years of Prime Minister Modi's government, which has done lot of things, I can say that what that has not been done by the previous governments for the last 6 decades, has been achieved by Prime Minister Narendra Modi. And people feel that Narendra Modi has done lot of things for the welfare of the people, and Modi government is going to come back for the third term. नहीं, पर कोई तो कारण This होगा। is for the first time. मुरलीधरन जी, ये जो आप कह रहे हैं कि इमोशन लोगों में, और अभी भी हम केरल पर ही हैं, तमिलनाडु में डिटेल में अभी जाएंगे। केरल में आप ये कह रहे हैं कि एक इमोशन आ गया है नरेंद्र मोदी के पक्ष में, और Not only emotion, हाँ, they have benefited. See, they have benefited from free rations. हाँ, They have benefited from the national highways. They have benefited from various other schemes being implemented. Kerala has a large population who works abroad. This is for the first time, people who are working abroad, Indians feel to be proud to say that I am an Indian. No Prime Minister has created this feeling among the people who are working abroad. The national highways, if you see, Kerala is a small state, lengthwise, breadthwise, very highly congested, density of population is very high. Travel is a big issue there. But now we have 680 kilometers of national highways getting built, 6-lane traffic, 2 Vande Bharat trains. People feel that now 2.5 hours you can travel unimaginable. You can travel from Cochin to Trivandrum. Till now it was 4.5 to 5 hours. So these things people have started experiencing. 40 years, it took 40 years in Trivandrum and Alleppey and Kollam for the bypasses to be constructed after acquiring the land. It was acquired in 70s and 80s. It was not constructed. The whole thing happened during Prime Minister Narendra Modi's period. So people are seeing all these things. ये तो आपने कह दिया, लेकिन देखिए, आप उसकी बात कर रहे हैं कि लोगों के जज्बात, क्योंकि केरल से बहुत सारे लोग बाहर जाते हैं और वो अब देश के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन मुरलीधरन जी, आप तो वाकिफ़ ही होंगे, आप विदेश राज्य मंत्री हैं। ये भी आप लोगों को एक गम उठाना पड़ रहा है कि इसी कार्यकाल में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर करके किसी और देश की नागरिकता भी ली। See, if you look at that, that's not a new phenomenon. It has पर nothing ज़्यादा to बढ़ do. गया। No. See, because the ease of travel has increased. Opportunities are there across the world. So Indians, they are capable of taking up opportunities and avenues abroad. Till now that was not possible. That's why people were not going. Now Indians इसको are... ऐसे भी तो देखा जाता है मुरलीधरन जी कि अगर हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज हो जाते बहुत ही अच्छे और प्रखर रूप से, तो कोई बाहर जाता ही नहीं और सरेंडर ही ना करता। Not exactly. See, now the whole world is I can say that it is a globalized situation is there. So you work here, you work somewhere else, doesn't matter much. I have seen many people who have gone abroad, migrated, and then after some years they want to come back again. So this number that is increasing, it is not a sudden jump. If you look at the last 20 years, it has been gradually increasing.
And that shows the mobility part. Because we are also signing agreements with various countries for migration and mobility to make mobility easier. So earlier there were a lot of restrictions. We have done away with that ये restrictions. उसकी वजह से ये हो रहा है। Of course. लेकिन ये भी तो एक But दिक्कत है ना। then there are now, I am sure that this is a phase of history. कि लोग वापस आएंगे, Definitely it will क्योंकि return. जो लोग जा रहे हैं ना, देखिए मुरलीधरन जी, वो कोई बहुत गरीब नहीं होगा जो कि जाएगा, right, yeah. वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होंगे। No, high net worth, high net worth people, in a way I would say that those people who went during the UPA period, Indians were not ready to invest in India. Now those who go abroad, they want to come and invest in India. So that is why that is happening, because of the opportunities that are there. ठीक, तमिलनाडु के बारे में आते हैं। तो आपका असेसमेंट है कि करीब 5-1 सीट केरल Definitely, से, I am केरल से Kerala will BJP be के somewhere 3-4 definitely. 3-4 सीट्स, ठीक है। तमिलनाडु पर आते हैं। आपने बोला वहाँ अन्नमलाई जैसा फैक्टर है, केरल में इस तरीके का कोई फैक्टर नहीं है I बीजेपी। won't say that a particular leader has हाँ, created that situation. पर लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करने वाला काम No, see, the अन्नमलाई thing ने is, Kerala's psyche and Kerala's approach to politics is different from Tamil Nadu. Tamil Nadu always have been a leader-oriented politics. Kerala never had a leader-oriented politics. Even when Congress came to power, it didn't come to power because of A.K. Antony or some particular individual. It was the national issues at the national level, the issues that the state has, all these issues. Tamil Nadu, it has always been leader-oriented also. And BJP for the first time have a leader who is known across the state. Till now, we had very good individuals who were party office bearers or party leaders. But across the entire spectrum of Tamil Nadu common people, nobody evoked that type of a sort of, I can say, adulation that Annamalai is evoking. तमिलनाडु में देखिए AIADMK है, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत घंघोर आलोचना जो होती है वो ये होती है कि आप एनाकोंडा अलायंस करते हैं। एनाकोंडा अलायंस का मतलब ये है कि आपने जहां जहां घटक दल बनाए वहां या तो घटक दल को छोटा कर दिया या फिर घटक दल ही तोड़ दिया और उसका एक भाग जो है, यानी कि छोटे दल जो है वो, आप एनडीए का कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए तो कहाँ बीजेपी है, 97-98% ऑफ एनडीए इज बीजेपी, और फिर वो एनडीए अलायंस जो है वो थोड़े बहुत हैं। यही चीज एआईएडीएमके के साथ भी हो रही थी, वो छोटा महसूस कर रहे थे जिस वजह से वो अलग हो गए। उनकी राजनीति खत्म कर दी आपने। I won't agree with that. See, AIADMK, I told you that Tamil Nadu politics have been leader oriented. अच्छा, जयललिता के जाने के बाद। Yes. So after that, unfortunately, AIADMK didn't have a leader who can be sort of, I can say, who can be in the same level of Jayalalitha. So that has worked in a way negatively for Anna DMK. Otherwise, I don't think that it is BJP has anything to do with that. BJP has been always trying, even though when we had majority on our own, we included every party which were part of our alliance in the union government. We didn't say that we are 283, so we don't want others. Last time we were 303. Even then we had Akali Dal, we had Ramdas Atwale, we had Apna Dal. So all these parties, we never discriminated. यहाँ पर भी तमिलनाडु में यही बात होती है कि आप हो सकता है अपना वोट शेयर बढ़ा लें इस नए फिनोमिनन की वजह से, और प्रधानमंत्री ने पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं जैसे तमिल पोएट्स को कोट करना, सेनेगल को स्थापित करना नए संसद भवन में, इस सब का एक इमोशनल वैल्यू और एक फैक्टर है जो आगे भी मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा जो साउथ में रोल प्ले कर सकता है। इन सब की वजह से हो सकता है आपका वोट शेयर तो बढ़ जाए, ये जो इंडिविजुअल एनालिस्ट हैं मैं उनकी बात बता रहा हूँ,
लेकिन वो इतना नहीं होगा कि आप सीटें जीत जाएं। See, that is an argument that people are saying. People say that how can it be so high? It cannot increase so much. But ultimately, see, in democratic process, each election throws up lot of surprises. Unexpected results come. And I consider that this time Tamil Nadu will be such an unexpected result. कितना अनएक्सपेक्टेड? जैसे अगर वो कौन से कोर एरियाज है जहां आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं? See, there are many candidates, especially the Coimbatore and surrounding areas are there. That is South Tamil Nadu is there. Even Chennai and those areas are there. So I would say that, I won't say the entire Tamil Nadu will be having that influence, but there are definitely very strong pockets where we will be able to come out victorious. In definitely, I won't go to specify the number, but definitely Tamil Nadu also will have seats from BJP in the in this आप election. सीट नहीं, सीट्स कह Seats, रहे हैं। yes, yes. यानी कि एक से ज्यादा। I am not saying what. हाँ हाँ, सीट्स आपने बोला है, एस लगाया, Yes, मतलब yes. आपका Definitely. ये आकलन है कि It एक will से be ज्यादा। definitely more than one. But I don't want to now specifically say this is 5, 4, 3. हाँ, तो But आपने definitely it is more than जो एरिया आइडेंटिफाई किया है वो है कोयम्बतूर का इलाका। Coimbatore is there because Coimbatore, see, known faces are there, many known faces who have fought elections. So all of them have performed well. They have got the good support from the public. And I am sure that many of them will come out victorious. ओके, और चेन्नई और उसके आसपास के इलाके में Chennai, आपका- because Tamilai Soundararajan fought from Chennai. Annamalai fought from Coimbatore. Pon Radhakrishnan ji fought from Nagarkol, which is his, he has been contesting from, he has already won twice from there. Nayanar Nagendran is there, Radhika Sharat Kumar is there, many such people are. तो आपको ये लगता है कि ये तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट होगा? Yes, this will be an election that will bring about a paradigm shift in Tamil कैसे? Nadu politics. द्रविडियन पॉलिटिक्स से It will become national politics. हिंदू पॉलिटिक्स। I would say national politics, national mainstream. मुरलीधरन जी, सनातन का जिक्र तमिलनाडु में होता है, course. बीजेपी के नेता सनातन के बारे Yeah, में बात yeah, करते हैं, और तमिलनाडु में ये भी एक ऐसा मुद्दा है कि द्रविडियन पॉलिटिक्स में इसकी कोई जगह नहीं है, और आलोचना और कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कि बहुत ही भद्दे थे डीएमके के नेताओं Yes, द्वारा। तो yes. उसको मैं नहीं दोहराना चाह रहा हूँ क्योंकि वो मकसद नहीं है, लेकिन ये चीज़ क्या आप खुले मन से मानेंगे कि तमिलनाडु में 2024 के बाद द्रविडियन के साथ साथ एक हिंदुत्व या हिंदू या सनातनी राजनीति See, I would say that जन्म लेगी? Hindu Sanatani is something that goes along with the national interests. We are not discriminating on the basis of religion, but we are not ashamed of being called Hindu. See, what was this DMK and others doing? They were in a way saying that we are not part of the Indian mainstream, but we are a different culture, we are a different style, we have a different ethos. No, BJP wants to say that no, we are all part of the whole Indian, pan-Indian ethos. तो ऐसा तो डीएमके ने कभी नहीं बोला कि हम एकदम ही अलग हैं और हम देश से See, they have वास्ता नहीं been, रखते। in a subtle way, they have been trying to hint this. Openly, they don't say it now because of the atmosphere that has been created by BJP. But earlier, they used to say that. तो आपके मन में रेंज है, आप स्पेसिफिक नंबर नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक से ज्यादा और Definitely. कितने से कम? 5? हाँ, I would definitely say somewhere around that. 1 to 5, ठीक है। चलिए, ये हो गई तमिलनाडु की बात। अब हम बात करते हैं कर्नाटका, और उसके बाद फिर आंध्र और तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। कर्नाटका इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है मुरलीधरन जी, क्योंकि ये पहला दक्षिण राज्य था
जहां पर बीजेपी की सरकार भी बनी, एक पैठ भी बनी, और 2019 में आपको बहुत बढ़िया संख्या में यहां से सांसद भी आए। लेकिन इस बार अभी हाल फिलहाल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को करारी शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है। और एक जनरल जो असेसमेंट ये होता है कि यहाँ पर 2024 में भी 19 के मुकाबले आपको नुकसान पहुंचेगा। आप मानते हैं नुकसान पहुंचेगा? See, Karnataka always have been voting differently from Assembly and Lok Sabha. See, this time we didn't win the majority. Last time also we didn't win the majority. Assembly elections, we didn't have the majority last time also. But in spite of that, people vote for Narendra Modi in the parliament elections. Assembly, they may be having a different view. They may be considering that some other leader also is good. But for prime ministership and for ruling the whole country, Karnataka people, I am sure that they are clear that there is only one option, one choice, and that is Bharatiya Janata Party or NDA and Narendra Modi. So, I would say that the results for the assembly election should not be the parameter for deciding how many seats that BJP will get in the Lok Sabha. But Muralidharan ji, अगर एक comparison देखा Last time also it happened. See, if you say that this last assembly election, BJP got only this many votes, with this many seats, so how can you win Lok Sabha? The earlier assembly election was like that only. Assembly election we didn't get a majority. नहीं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए ना, कांग्रेस का एक कहना है कि भाई ये जो अभी मोदी की गारंटी जिसका प्रचार हो रहा है, तो गारंटी का तो फॉर्मेट हमने शुरू किया था। कर्नाटका में गारंटी तो कांग्रेस लेके, Congress has तो been, उसका फायदा मिलेगा। Congress every election has been setting a narrative, trying to set a narrative. But after the election results are announced, we realized that that narrative has not been accepted by the people. Last time also they said, no, BJP will never come even anywhere near 150. This theory was floated. They were saying that if BJP doesn't get 200, who will be the BJP's prime ministerial candidate? They had floated new theories. So Narendra Modi will not be the prime minister candidate. So every election, Congress does this with their friends, including from the media, and try to set a narrative. But then after the results come, they realize that people don't buy their narrative, and then they start accusing the EVMs. That has been a pattern. It is not the first time that they are doing this. They did it in 2014, they did it in 2019, and they are doing it in 2024. And I am sure they will do it in 2029 also. आपका ये मानना है 2024 के बाद ईवीएम को दोष दिया जाएगा? Definitely. Otherwise, what justification can they say after doing all this campaign? नहीं, लेकिन मुरलीधरन जी, कर्नाटक, आपको क्यों कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी अपनी लोकसभा की परफॉर्मेंस रिपीट करेगी? अगर आपका मतलब कोई लॉस नहीं होगा कर्नाटका, there are people saying that there could be 1 or 2 seats, a couple of seats, may or may not get reduced. But we don't see मटेरियल डैमेज नहीं देख रहे हैं आप? Substantial damage will not be there. कि मतलब एकदम सुपड़ा साफ हो जाए ऐसा आप नहीं? Never at all. और उसके पीछे का कारण? Because again, same. There is no alternative for Narendra Modi. Would you want that Congress should be brought to power? Nobody in Karnataka will say that. Even after the assembly election results, people said that this is for state assembly. तो बड़ी अलोकप्रिय हो गई थी बीजेपी की सरकार। I agree. मतलब पीसीएम का No, it was not only that. There were 40% commission. No. See, these are all narratives that were set by the Congress. See, 40% and all such things. See, in fact, some of the decisions regarding candidates and other things might have resulted in loss of a few seats. But now in the Lok Sabha election, there has not been any such issue.
So there has not been any dispute, any major community moving away from BJP during the Lok Sabha elections. So one thing is 10 years of proven track record of Prime Minister Narendra Modi, and his guarantee will not be just a hollow guarantee. It will be something that will be implemented, and people are confident of that. ठीक है, अब बात करते हैं तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। ये तो बाइफर्केटेड राज्य हैं, पहले एक ही थे। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने पहले बहुत दम लगाया था, यानी कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में सारे बीजेपी के बड़े नेता जो है उतर गए। तो ऐसे लग रहा था कि भाई जब म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में इतना जोर लगाया है तो विधानसभा में क्या करेंगे, लेकिन वहां एकदम से बीजेपी बैकआउट कर गई और उस इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में आप दिखे ही नहीं, और उसका नतीजा आप देखिए क्या है। इस बार आपको तेलंगाना से क्या उम्मीद है? See, Greater Hyderabad Municipal Corporation, it was a surprise result for everyone other than BJP. And we got around 40 plus seats in the With municipal 35% corporation. vote share. Yes. That was only Hyderabad. When you take the entire Telangana, I would definitely say that the organizational situation that is there in Hyderabad and the entire Telangana are slightly different. अब अलग है। Yes. No, not now. During assembly elections, I mean. So, मतलब आपके अनुकूल नहीं थे? we were not that Confident. not confident. I would say that our mass following and support and the organizational network that we have in Hyderabad, वो पूरे प्रदेश में नहीं था। that is not there. So the impact of whatever work that we were doing, whatever activities, agitations we were doing in Hyderabad, we got the result of that in Hyderabad Municipal Corporation. But even then, we increased our number of seats. It went up to 8. We increased the percentage of votes. Percentage of votes also went up substantially. This time in Lok Sabha, I am sure that BJP will increase its tally of 4, which is there at present. It will definitely go up. So, और साइजेबल इंक्रीज या मार्जिनल इंक्रीज? क्योंकि देखिए, अगर आप कह रहे हैं संगठन उस तरीके का नहीं था जैसा हैदराबाद में है पूरे तेलंगाना भर में, तो तेलंगाना का तो चुनाव अभी कुछ महीने पहले ही हुआ है। correct. अब 4-5 महीने में तो आपकी संगठन नहीं बन जाएगी। But then I will say you, last again, assembly election and parliament election. Last time also, how many seats BJP got in the assembly elections? We got only 2 or 3. But Lok 4 Sabha, लोक सभा आ गए। we got 4. So, people vote differently for assembly and Lok Sabha. In spite of our organizational situation, people vote. Assembly election is a different ballgame because it is more localized. Parliament is not that localized. So, definitely we hope to increase at least from the 4 to definitely 7-8. मतलब डबल हो जाएगा तेलंगाना I में। can say. और ये कौन सा इलाका है जहां पर आप देख रहे हैं? It is different, various parts of Telangana which surrounds Hyderabad. हैदराबाद के Karimnagar is आसपास। there. The seats that we are already representing is there. A few more seats will. हैदराबाद की सीट वहां तो मतलब सीधे सीधे That is मुकाबला है। it's a, we are keeping our fingers crossed. ये ओएसी जी जब ये देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि आप कह रहे हैं कि आप फिंगर्स क्रॉस रख रहे हैं हैदराबाद के मुकाबले में? हाँ, why not? मतलब ओएसी जी हार सकते हैं हैदराबाद में? See, I am told that a lot of fake voters were there and they were removed. So, those fake voters were not enrolled by us. So, if the results till now was in favor of a particular person, and if
a large number of fake voters were removed from the rolls, we will not suffer from that. It will be somebody else who will suffer. तो कर्नाटक में आप कह रहे हैं कोई मटेरियल गेन नहीं, वहां की जो पूरी संख्या जो 2019 में थी, Karnataka gain is because we had 26. हाँ, तो 26 का 26 ना होके We may a couple of seats we may or may not lose. हाँ, That पर is- मटेरियल लॉस उस तरीके Will not का be, आप will नहीं not देख be, रहे हैं। yeah. चलिए, ये हो गया। तेलंगाना में आपने आंकड़ा दे दिया है करीब 7-8 का, यानी कि जस्ट डबल। Yes. अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बीजेपी का नेटवर्क है ही नहीं या कम है, No, और वहां पर आपने किया है टाई अप Yeah. टीडीपी के साथ। Yes, yes. अब देखिए, एक बात ये होती है, और ये तमाम, अगर आप ज़्यादा बेहतर जानेंगे कि ये दोनों ऐसे अलायंस पार्टनर्स हैं जो कि वक्त वक्त पर आपके साथ भी हैं और आपके खिलाफ भी रहे हैं। जैसे वाईएसआर कांग्रेस ने आपकी मदद, जब भी कुछ बिल पास करना हो तो उसमें या तो एब्सटेन करके, या आई मीन योर एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन आपने टाई अप किया टीडीपी के साथ। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? इज इट एन अलायंस गेम? No. See, Andhra. See, last time you will perhaps remember 2019 TDP till 2018 TDP was with us. 2018 TDP broke away from us. And when TDP broke away from us, the ordinary BJP voter, not the worker, BJP voter felt that he has deceived us, TDP. So a large chunk of that vote went to YSR. Because BJP was not in a position to defeat TDP in 2019. So naturally BJP voter felt that no, we should teach a lesson to TDP. So it went to YSR. Now, since now we have formed that alliance, TDP has regretted for perhaps, otherwise why should they come back? See, they have now realized that breaking away from BJP was not something that they should have done at that point of time. So they have come back. So the BJP voter who in 2019 voted for YSR, definitely a certain percentage of that will be a pro-BJP voter. एक आरोप तो ये भी रहता है ना आंध्र प्रदेश के संदर्भ में कि ये तो ऑपरेशन कमल हो जाता है। जैसे बहुत सारे सांसद थे टीडीपी के, आपको तो मालूम होगा कि वो रातों रात बीजेपी के हो गए, और आरोप ऑपरेशन कमल का लगा। What who BJP Sansad, they resigned and then they fought and came back. See, in politics, somebody is in some party, he can join another party, and for that the rules and regulations are there. Observing that, they do that. So there is nothing wrong in doing that. So in Andhra, we will be again having, definitely we are contesting 6 seats. I would say 3 to 4 seats we will be. 3 से 4 आंध्रा में, लेकिन वो अलायंस पार्टनर आप कह रहे हैं कि वो, क्योंकि वहां पर टीडीपी ज्यादा Yeah. They will, Jansena and TDP are there. और वहां पर तो स्टेट असेंबली इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो वहां पर We have every possibility that we will टीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट alliance will come to power. तो अब एक बार साउथ के संदर्भ में, क्योंकि आपने एक पूरा अपना ओवरव्यू और असेसमेंट दे दिया है और कारण भी बता दिए हैं, मैं जल्दी से एक बैक ऑफ द एनवेलप गणित अगर कर दूं, आपने बोला करीब 3 से 4 सीट केरल में, और अभी पेन पेपर हो तो यहीं छोड़ लें, है क्या, एक पेपर दीजिए, तो 4 हो गए केरल। Yes. उसके बाद फिर तमिलनाडु में आपने बताया Somewhere around 5. 1 से 5 के बीच में, Yes. एक 3 ले लेते हैं बीच में, जस्ट फॉर Yeah, कैलकुलेशन, तो 4 और 3 7, ठीक है। इसके अलावा आपने बोला 26 में से 25 हो सकता है, 24 हो सकता है Yes. कर्नाटक में। Yes. तो 24 और 7 ये हो गया 31, ठीक। Yes. मेरी मैथ्स बहुत पुअर है, कैलकुलेट कर Yeah. लेते हैं। 31। So it उसके is somewhere बाद- around 40. उसके बाद तेलंगाना में 8, तो ये हो गया 31 and 8, दिस इज 39,
And then you say about 4 in Andhra Pradesh, so 43. Nobody will have more than. That is why I said that the largest, the biggest party in entire South will be BJP. वी Number of मुरलीधरन seats. कह रहे हैं कि, और एक ये हमने अभी इसी बातचीत में से निकाले हुए ये आंकड़े हैं कि 43 सीट, 43 It सीट, will be, I would say, 40 से 45 around के बीच। 40, around 40. 40 सीट इन 5 दक्षिण राज्यों से Correct. बीजेपी के लिए आएगा। Yes. नॉट एलाइज, बीजेपी के लिए आएगा। BJP. Allies will be different, other than this. मुरलीधरन जी, मैं आपको कॉल करूंगा 4 जून को जब नतीजे आएंगे कि ये इसके कितने करीब आता है आंकड़ा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आप बहुत हद तक ऑफसेट करते हैं नॉर्थ इंडिया के पॉसिबल लॉसेस। आपको लगता है कि बीजेपी की नैया पार साउथ लगाएगा 2024 में? Those are 2024 में हाँ। बीजेपी को जो पुश yes, चाहिए, yes. Definitely, it will साउथ be देगा a वो big push। leap. हाँ? It will be a big और leap. वो साउथ से आएगा। No, it will not only come from South. It will come from Bengal also. It will come from Odisha also. पर देखिए And आपका it जो will come from Northeast also. अब ये यहाँ पर आपका 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो वो हाँ। एक कर्नाटका छोड़ करके आपको 2019, इसका आधा भी नहीं था। we had 30, somewhere around 30. हाँ, We are increasing around 10. तो 40 to 45 आप कह रहे हैं। See, 26 plus 4 हाँ, was the 2019 figures. करेक्ट 30. चार तेलंगाना में और Correct. 26 कर्नाटक Yes. में। So I am now saying that it is somewhere around 40. तो ऐसे देखा जाए तो बहुत बड़ी लीप नहीं है, लेकिन हाँ, that's what I am saying. ऐड हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये 4 जून को देखना पड़ेगा ये क्या होगा। कुछ सवाल अब मैं आपके मंत्रालय से भी पूछना चाहता हूँ उससे संबंधित। पहले तो MOS पार्लियामेंट अफेयर्स, पार्लियामेंट्री अफेयर्स को लेकर के सरकार पर हमेशा आरोप लगता है कि वो बुलडोजर लेकर के और रेल रोड करके बिलों को पास कराती है। कभी चर्चा नहीं होती, फ्लोर मैनेजमेंट एकदम पुअर, ऑपोजिशन के MPs को आप उठा करके सस्पेंड कर देते हैं अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो वो जाएं तो जाएं कहाँ, आवाज़ उठाएं तो उठाएं कैसे? See, parliamentary affairs has a very, very democratic function. What happens in parliamentary affairs is, under the chairmanship of the chairman of the House, that is the Honorable Vice President of India, we have the Business Advisory Committee. Business Advisory Committee meets to decide the time allotment for business of the House. Opposition comes, agrees to that everything. After they agree, and when in the House that business is taken up, opposition, if they participate in that and criticizes the government, we have no objection to that. They can raise any type of criticism. But they object to running the House. They try to create hangama in the House. They come to the well of the House, climb on to the chairman's table, on the Secretary General's table. This is not parliamentary democracy. So when unruly behavior is indulged in by the opposition, any member, I would say, the rules will have to be observed. नियम के हिसाब वो सस्पेंड होंगे। Yeah. लेकिन ऐसा कैसे And है it has been moved by the House is supreme. So House takes a decision. नहीं, पर आप बतौर सरकार जो हैं आप भी चेयर को अपील करते हैं कि भाई ये एक्शन लिया जाए। No, that is इनके why we खिलाफ। move the resolution. हाँ। We move the resolution, and BJP doesn't have majority in the House. BJP's number is out of 245. Some vacancies are there. Our number is just touching 100. 99. It has gone. I was looking at the figures today morning. We were 73 in 2019. We came up to just touched 100 at a certain point of time. Then it dropped a little. Now we are 96 or 97, 98, something like that. So with 98, if the House adopts the resolution, it means that those in opposition also are not against that. So they want to be seen that they disrupt and they want to get themselves expelled.
It is a deliberate plan by them. And then they go out and say that we are being expelled. मैं आपकी आलोचना समझ You गया। are not expelled for speaking against the government. मुरलीधरन जी, मुझे ये बताइए कि 2010 का विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट जब यूपीए की सरकार थी और बीजेपी विपक्ष में थी, उस समय पूरा का पूरा सेशन वाइप आउट जेपीसी की 2G की मांग पर, और कई बार बीजेपी के नेता रिकॉर्ड पर हैं मुरलीधरन जी ये कहते हुए कि ये एक संवैधानिक अधिकार है हमारे पास, Agreed. ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ No, पार्लियामेंट। no, अरुण जेटली जी ने बोला, सुषमा स्वराज जी I ने बोला। agree. But we never went and stood on the table of the chairman. We didn't climb on the table of the chairman. मतलब वो टेबल पे ना चढ़े तो वो सस्पेंड नहीं होंगे। No, if they shout slogans, walk out. स्लोगन्स तो बीजेपी भी शाउट करती No, थी। no, that is what I'm saying. I am not saying for shouting slogans nobody was suspended. People were suspended because they climbed on the table of the chairman. They tore away the rule book. They violated the rules which were framed by the members themselves. We only framed the members, including the opposite. And if, see, during prior to 14, 9 to 14, if any BJP member had violated the rules, why the Congress didn't take action at that point of time? ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, ये मेरे आखिरी बैच ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके दूसरे And मंत्रालय से। bulldozing, again, I want to put that. See, there has not been a single incident of bulldozing. Instead, we have many times requested the opposition to come back and participate in the House, and for their benefit, we have put up the discussions sometimes. We said that we don't want to pass this bill in the absence of the opposition. एक आरोप ये रहता है कि आप बहुत सारी चीजें जो हैं वो आउट ऑफ बिजनेस भी ले आते हैं। I don't think any. See, एकदम से आप कुछ सरप्राइज कर देंगे और डिस्कशन नहीं करेंगे और वो उसको बहुत जल्दी से भी जल्दी डिस्कस करो और बिल पास करो, ये आरोप रहता है। see, these are all. जैसे आप स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, सेलेक्ट कमेटी को That is what भेजिए, I'm हाउस saying. पैनल को See, भेजिए। how it is decided. See, these are all allegations raised by the opposition for common people who doesn't understand the rules of the parliament. Parliament cannot function on any matter unless the house themselves take a decision. Say for example, that's why I said that time is allotted by the business advisory committee. We have never cut short our time, that time. Business advisory committee says that for this bill 4 hours. We are ready for 4 hours. When they disrupt and they run away from the house, we speak and sometimes it is over in 2.5 hours. It is not bulldozing. They opted not to be there in the house. So there is no bulldozing at all. Everything is done as per rules and as per norms. ठीक है, ठीक है। अब आपका जो दूसरा मंत्रालय है उससे जुड़े हुए सवाल, और क्योंकि हम इस बात से परिचित हैं कि एज MOS एक्सटर्नल अफेयर्स आपका जो मुख्य काम है वो गल्फ, मिडिल ईस्टर्न या वेस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वो East Asia, Africa and Indian diaspora and passport. एंड पासपोर्ट। तो पासपोर्ट से संबंधित तो सवाल मैंने आपसे पूछ ही दिया कि ऐसा क्यों है कि लोग अपना पासपोर्ट छोड़ के जा रहे हैं, हाइट नेटवर्थ इंडिविजुअल्स वाले। मेरा आपसे सवाल है कि जो आपने अभी बात बताई अफ्रीका की, आपको लगता है कि हमारे संबंध इन अफ्रीकन नेशन से एक कॉन्शियस अटेम्प्ट के द्वारा हमने सुधारने का एक प्रयास किया है? जैसे कि G20 भी जब हुआ तो उसमें हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन साथ में आई, तो ये आपको लगता है कि ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी अफ्रीका को, और दूसरी चीज अफ्रीका को मोनोलिथ की तरह ना देखा जाए, तो अफ्रीका कोई एक देश नहीं है, कई हैं, 54 countries. एग्जैक्टली। तो ये 54 देशों को ये एक ग्लोबल पोजीशन में, इस ग्लोबल साउथ में हिंदुस्तान किस तरीके से देख रहा है? See, it is not, even though the induction of African Union as a full-fledged member of G20 happened this year or last year, our effort had started in the first term of Prime Minister Narendra Modi. The effort for Indian and African engagement, it is there since decades.
But the India-Africa Forum Summit, which used to happen, was a sort of a, I can say that people were coming from many countries, some ministers were representing. This was the routine thing. For the first time, all the 54 country heads of government were represented in the Indo-African Summit, Forum Summit, when Prime Minister Narendra Modi came to power. And he started this effort. Many of the countries have never been visited by any Indian minister, leave alone the Prime Minister. So these efforts, because Africa, these issues that Africa faces somewhat similar to what India faces. So the development, the need for development, many things that we can collaborate each other. So these things, Prime Minister Narendra Modi ji made an initiative, and Africa has been supporting us at the multilateral forum also. So we became close partners. Even regarding Gulf, the change that has happened is, we had a buyer-seller relationship with Middle East. We used to purchase oil, pay them for that, and Indians used to go there and work there. This was the relationship. From there again we became instead of buyer-seller relationship, we became partners in development. So this is the major change that has happened. And all the countries, see what was happening in 2014 when PM Modi ji became PM. Many were raising questions whether these Islamic countries will accept Prime Minister Narendra Modi. But during the last 75 years of independent India, Prime Minister Narendra Modi was the most accepted leader among the Islamic countries, especially of the Gulf. West Asian countries. West Asian countries entirely. And it helped us. Our economic CEPA that came, economic cooperation that came with UAE, and the joint efforts in oil trade. हाँ, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ. आज ही एक ट्वीट आया और ये है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, जिसमें वो ये लिखते हैं कि आप अगर वो देखें कि हमारा किस तरीके से ट्रेड है अलग अलग देशों के साथ, तो उनका ये कहना है कि आप कोई भी देश उठा करके देख लीजिए, वहाँ से हम लोग जो हैं दूसरा देश ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है बजाय हिंदुस्तान. उसमें कुछ वेस्ट एशियन देश भी हैं और उसमें जाहिर सी बात है एक चीन की भी बात की जाती है कि मतलब वो जो ट्रेड जो भी हो रहा है हमारे बीच में, वो उसका ज़्यादा एडवांटेज जो है वो देश उठा रहे हैं बजाय इसके कि हिंदुस्तान. See, the trade with न मेक इन इंडिया उठा, न मेड इन इंडिया हुआ, सब कुछ बाहर से ही आ. See, West Asian trade with West Asia is in favor of those countries basically because of oil. The oil that we import compared to our export to those countries. That is why we entered into CEPA. So now export to the Middle East countries or the West Asian countries is happening more than what used to happen earlier days. One. About China, see, when did this start? Mallikarjun Kharge is seeing only the present situation, but it was started in the days during the days of UPA. It was UPA who facilitated all this trade, growing of trade and export to China during those days. Now we have brought in lot of efforts in balancing that. And with China, even the border dispute that Congress continuously raises, the land that is in the custody of China, it is not a new thing. It was during the Congress period, 1962. In the parliament, we have continuously been given the figures. And those figures are right from, I can say, 62. नहीं, ये तो पुरानी It's बात. not मैं कह रहा nothing, हूँ there is nothing new in that. 2014 से लेके अब तक, क्योंकि चीन को हमेशा ये बोला जाता है कि आप सलामी स्लाइसिंग की पॉलिसी है उनकी, धीरे धीरे करके लोगों की ज़मीन कब्जा करना.
आपका ये दावा है कि 2014 के बाद उन्होंने कोई सलामी स्लाइसिंग नहीं की? बिल्कुल। ये आप पूरी Yes, yes. पूरे होश में I- ये चीज बोले, क्योंकि आप पर I can definitely- आरोप ही यही है कि No, बहुत that सारी is why- जमीन चली See, है। that is why Congress is trying to create a narrative that during Prime Minister Narendra Modi ji's period, China has usurped land that belongs to India. The fact is that it was during the earlier regimes that happened. Of course, the discussion, dialogue, the commander level discussions, we have objected to some of their efforts of building new military posts in the border areas. We have objected, there were conflict also, but then the discussion is going happening. पर टू व्हाट एंड मुरलीधरन जी, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम लोगों की तरफ से जो सबसे ठोस कार्रवाई हुई वो एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट पब्लिकली ये दिखती है कि हमने चाइनीज ऐप बैन कर दिए। See, it is not only Chinese app. Na? See, China didn't dare to go beyond. नतीजा क्या निकला है इन बातों का? No, we are holding on to our land. We are holding on to our interests. And India will not compromise our interests in front of before any superpower in the whole world. सुपर पावर की आपने बात की तो मैं यहाँ पर एक बार अमेरिका की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि ये आरोप हमने कई अखबारों में पढ़ा है, सरकार सीधे सीधे लगा रही है कि यूएस की रिलीजियस जो एजेंसीज हैं, यूएस रिलीजियस फ्रीडम एजेंसीज, वो हमारे चुनावी प्रक्रिया में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रही हैं, इंटरफियर कर रही हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये आरोप भारत सरकार लगाती है तो क्या किसी जांच की मांग करेंगे या जांच करेंगे या पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन है? See, nobody in the whole world can teach us what is democracy. Because we are the largest democracy. And Prime Minister openly gave a call during P20 that the world is welcome to come and see the Indian democratic process. And we now have 75 representatives from 23 countries who are here to witness the election process. Election Commission has invited and people have come. Nowhere in the world this large number of people come. So how can you say that somebody is trying to influence the Indian elections? We don't. See, some people make their opinions. We have always said that they don't have any authority to do that. And we don't entertain such opinions. मुरलीधरन जी, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें और अपने इमीडिएट नेबरहुड में आप देखें तो आप मुझे बताइए कि हम लोगों की उपलब्धि पिछले 10 साल में क्या रही है? अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के पास चला गया। पाकिस्तान से जो रिश्ता है, चलिए वो एक आउटलायर है क्योंकि वो जिस तरीके का स्टेट है वो हम सब जानते हैं। नेपाल जो है वो चीन के करीब, आप अगर भूटान देखें तो वो भी जो है वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। इधर अगर आप मालदीव की बात करें तो वहाँ की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है, एंटी इंडिया वहाँ पर जो सरकार है। श्रीलंका में भी जो है आप देखिए, आफ्टर अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ इट इज़ अगेन होस्टिंग चाइनीज शिप्स। बांग्लादेश आपका एक दोस्त है लेकिन उसको बहुत सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट मिल रही है। See, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? Our friendship with the neighborhood has improved during the last 10 years, barring Pakistan. See, Pakistan, of course, and Pakistan also, we have taken a very strong stand. We have said that our relationship with Pakistan, we would like to improve that. But they have to decide whether they want to do that. And they have to decide that whether they want to stop training militants in their land to foment trouble in India. That is Pakistan. With all other countries, our relationship is far better. नहीं, एक रिलेशन तो हुआ। Now let me explain. हाँ. See, the development partnership that we have with whether it is Nepal, whether it is Bangladesh, whether it is Bhutan, whether it is Maldives, even Maldives, I would say, even Afghanistan. See, Afghanistan, in spite of the fact that Taliban has come to power,
the people to people relationship continue. And India has, to a rough estimate, more than 700 projects we had either ongoing or which is concluded. नहीं वो तो मुझे जैसे संसद भवन उनका हमने बनाया और भी And तमाम people, see, Taliban may have come to power, but the people of Afghanistan, they consider India and they hold India close to their heart. So we have also said that we don't agree with the policies of the present regime there, but we also consider that with the people of Afghanistan, we continue to have a close, warm relationship. And all these development projects, the infrastructure projects that is happening, whether it is Nepal, whether it is Bhutan, whether it is Bangladesh, and even Maldives. Maldives, they have made all these statements, I agree. But after that, what is the substantial thing that has happened? Statements might have been made. And how can India object to any country accepting somebody else's help unless it doesn't affect us? See, we say that our relationship with any country in the world is independent of their relationship with a third country. वो मैं आपकी बात समझ गया मुरलीधरन जी, लेकिन यहाँ And it is not negatively affecting us. हाँ ठीक है, वो इनसिक्योरिटी से आप अप्रोच नहीं कर रहे, वो बात मैं समझ गया, लेकिन देखिए किस मंशा से निवेश किया जा रहा है और कैसे एक वर्चस्व कायम करने की भी बात होती है, जो डोमिनेंस. See, the whole world knows. चीन इस तरीके से नहीं सोच रहा है. No, that is no. They let them do that whatever they want, but the whole world is very clear. India's relationship with that country and somebody else's relationship with that country. See, that is why Sri Lanka, when they went into a big turmoil, ultimately India was the only country that came to their help. And they are definitely, they accept that, they consider that. कुछ सवाल और हैं आपके मंत्रालय से जुड़े हुए. एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको लगता है मालदीव की सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा बेटर हैंडल की जा सकती थी? See, Maldives, India could have done. We have done whatever has been done, could have been done. And Prime Minister, External Affairs Minister, everyone has been making all efforts that was required to maintain friendly and cordial relationship with the Maldives. और आपको लगता है कि वो अभी भी आप कर रहे हैं? Maybe it is still ongoing. It is still ongoing. Maybe some internal political compulsions might have created such a scenario there. But it has not, I won't say that substantially it has affected our relationship. Because Kerala is one state where the largest number of people come from Maldives even now for their treatment and various other requirements. वो अभी भी हो रहा है? It is still happening. See, if in real terms India's relationship had worsened, we would have stopped. We would have put restrictions on them. Or they would have discouraged the people going into India. तो ये एक उनका political होगा. I am not accusing that. I am saying that it could be their political compulsion. मुरलीधरन जी, ये बताइए कि हम लोग देश का गर्व, देश का गौरव, उसकी बात करते हैं और होना भी चाहिए. और ऐसे में हम लोग जो हैं अपने सामान जो है वो हम जो भी सामान बना रहे हैं इस देश में और विदेश में भेज रहे हैं, वो भी those products are also ambassadors and a representation of this country. Yes. फिर उसके बाद हिंदुस्तानी सामान खराब कफ सिरप जो है वो संदेह में आए, जिनसे मृत्यु हो और ऐसा आरोप लगे उन कफ सिरप की वजह से, या फिर मसाले हों या प्रोडक्ट्स हों जो कि हिंदुस्तान से गए हों, जिनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी पर सीधे सीधे संदेह प्रकट किया जाए. आपको नहीं लगता है ये भी देश की छवि को प्रभावित करता है? I don't think that we should take one exception such like this and make it into a general this thing. Because India's exports to the whole world, it goes into
I think last year it was 700 plus billion. So in that, a particular item, if there has been some problem, we try to redress that issue. We try to ensure that such things don't happen, doesn't repeat. So, but it has not. I don't say that it is a reflection on the quality of Indian products. If that has been the case, the whole our export should have come down. It has not come down. It was a particular item that created these issues. पर आपको नहीं लगता है कि ये एक खराब छवि प्रस्तुत करता है अगर एक भी ऐसा प्रकरण हो? No, that is why we should be more cautious. I accept, but आप मानते हैं कि we should be more cautious कि even one is one too many? that is why I would say that the people who are engaged in export, they should also consider that if some lapse on their part, it develops into such a situation, it in a way affects the image of the country. So they should be cautious about that. मेरा आखिरी सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ और वो ये है कि आपको लगता है कि इंडिया शुड एक्चुअली ब्रोकर पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन? आप जानते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण बातचीत होने जा रही है, स्विट्ज़रलैंड में एक समिट है अगले महीने। यदि आपकी सरकार आती है, क्योंकि ये इस पर निर्भर है, तो हिंदुस्तान को उसमें शिरकत करना चाहिए। And see, I don't know whether India has been invited by both of them to be a negotiator. So unless that is there, but we have been, Prime Minister has advised and counselled both the countries' heads that this is not an era of war. And it was accepted, his counsel was accepted even by the G20. By including that sentence in the G20 joint statement of Indonesia. कि ये वक्त जंग का नहीं है, ये वक्त। Yes. तो यही उपदेश या यही संदेश क्या भारत को इजराइल को नहीं देना चाहिए? No, we have said that. See, we didn't, see what has happened is, in Israel, the situation in Israel, we have said that we stand with anybody who are suffering. Their legitimate rights should be protected. But at the same time, we don't accept terrorism. So we are not with terrorists. But at the same time, we have said that the type of violence that is happening in the conflict that is there between Israel and Palestine or Hamas, so that should be, an effort should be made to put an end to that. So they have to find a solution. We have always held that view. In every international forum we have said. इससे पहले कि मैं इंटरव्यू ख़त्म करूं, एक सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ मेरे मन में आया और मुझे पूछना है, और ये मुझे एक एनालिस्ट ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया, और उनका ये मानना है कि राम मंदिर का फ़ायदा शायद नॉर्थ ऑफ इंडिया में उतना ना मिले बीजेपी को जितना साउथ ऑफ इंडिया से मिले, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं वो साउथ ऑफ इंडिया से अयोध्या जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। मैं खुद अयोध्या का रहने वाला हूँ, मेरा गृह जनपद अयोध्या है, और जब मैं मंदिर गया तो मैंने देखा कि बहुत लंबी कतार ऑफ विमेन एंड मेन फ्रॉम द साउथ ऑफ दिस कंट्री, पर्टिकुलरली तमिलनाडु, वो वहाँ दर्शन के लिए जा रहे थे। आपका विश्लेषण क्या है? आप मानते हैं कि राम मंदिर का प्रभाव राजनीति पर साउथ में ज़्यादा देखने को मिलेगा बजाय इसके कि शायद नॉर्थ पर उसका जो See, I don't think the Ram Mandir is a commitment of Bharatiya Janata Party. Not because of... It is not a commitment. It is a commitment. It is a commitment. Okay. Not because of any political gain. Because commitment is not done because of any political gain. It is a commitment that 500 years of struggle, that 500 years of struggle for the Sanatanis, that should bear fruit.
So how it impacts politics, that has to be seen. But we didn't look it from that point of view that we are doing this to gain votes. So south of India people might be going, because north of India people may be feeling that it is close to us, we can go anytime. South of India people may be feeling that yes, I have heard about it, let me go immediately. That could be the reason. पर आप मानते हैं कि ये राम मंदिर जो है वो साउथ ऑफ इंडिया में भी उसकी मान्यता No, it बहुत is है of course. See, और it वो is not प्रभावित only in करेगा South of लोगों India. को। See, in every meeting of BJP in West Bengal, where I have been there for the last 3-4 weeks, it starts and ends with Jai Shri Ram. So it is not only south or north; it is pan-Indian. So even Bengal, people were feeling that Bengal is communist. But now it is the erstwhile communists who are shouting slogans of Jai Shri Ram. मुरलीधरन जी, मुझे समझ में नहीं आता, आप कहते हैं कि इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक कमिटमेंट है जो बीजेपी का था और ये आस्था का मामला है। Yes. और उसके बाद फिर पोस्टर छप जाते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। That is, people are doing that. No? पॉलिटिकल No, see, public can say anything. Public will say that it is Prime Minister Narendra Modi who has done that, we are indebted to him. मुरलीधरन जी, स्टेज पर इसका ऐलान होता है, बीजेपी के नेता कहते हैं, That ये is लोग नहीं, ये बीजेपी की रैलियों में ये नारा लगता है। BJP's leaders have to say that, seeing the mood of the people, that's why. People are in that mood, so how can they keep away from that mood? See, we didn't do it as a design to gain votes. That is what I meant. See, we want, what is the aim of the government? Prime Minister Narendra Modi's commitments, he has fulfilled all the commitments. Whether it is providing food, whether it is providing housing, whether it is providing health for all, good roads. This is another commitment. फिर भी So, चुनावी but you will ask questions about Ram Mandir, not about housing. हाँ, You will not ask questions about Ujjwala, which has freed 10 lakh women, 10 crore women from the smoke. नहीं, आप चाहे मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि उज्ज्वला में भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो सिलेंडर भरवा ही नहीं सकती, तो उन्होंने लौटा दिए, वो वापस चूल्हे पर चली गई। ये भी उज्ज्वला की एक सच्चाई है। That is not the thing. See, the thing is, I know, in my house, in the initial days, when we took first time, 1980s, we were in the village. I lived in the village. So my mother used to use the cooking gas only when some guest comes unannounced, and immediately some tea has to be prepared, because there is a lot of firewood available in the house itself. So we will use that firewood. But see, people who were bringing firewood from 4 kilometers away, 3 kilometers away, they no more do that. They use cooking gas. But if you have firewood available with you, you use that also. You use this also. It's not that they don't fill it because it is useless. अभी भी बहुत कुछ अचीव करने को बाकी है, क्योंकि चंबल से ही हम लोगों ने रिपोर्ट की, जिसमें आज भी लकड़ी काट करके, इट्स अमंग द मोस्ट बैकवर्ड एरियाज ऑफ दिस कंट्री, जहां पर सिलेंडर लौटा के लोग वापस इस पर आए हैं। लेकिन उज्ज्वला की चर्चा जो है वो क्या है, बहुत सारी चीज़ें इंटरव्यू में कवर नहीं हो सकती हैं, बहुत कुछ कवर करने की हमने कोशिश की है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी मुरलीधरन जी। और साउथ को लेकर के जो आपने आंकड़ा दिया है, 4 जून को मैं संपर्क करूंगा आपको और आपसे जरूर जानना चाहूंगा। अगर आपका आंकड़ा सही हुआ तो आपको बधाई बात, सही नहीं हुआ तो एक और इंटरव्यू की रिक्वेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद भी मुरलीधरन। थैंक यू। Thank you.